हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट आपको करा रहे हैं। आज भी हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी बच्चों एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चन है उन्हीं को आप लोग कर लो, सफिशियंट है अभी बोर्ड एग्जाम पास में, इसलिए ओके। चलिए शुरू करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके पहले हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का करा दिया है। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल। हल करते समय बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले दिया क्या क्या है, विद्युत वाहक बल दिया है तो आप लोग लिखेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ई से रिप्रेजेंट करते हैं 12 वोल्ट है बच्चों। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है बच्चों, कितना है 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान निकालिए। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत धारा में संबंध I बराबर होता है बच्चों विद्युत वाहक बल अपना आंतरिक प्रतिरोध धन कैपिटल R। जब प्यारे बच्चों अधिकतम धारा ली जाए, अधिकतम धारा की स्थिति में अधिकतम धारा होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों कैपिटल आर का मान बहुत कम होना चाहिए स्मॉलर से। आंतरिक प्रतिरोध से कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए। इस स्थिति में बच्चों आर की उपेक्षा कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा कैपिटल ई बटा स्मॉल आर। तो कैपिटल ई का मान कितना है प्यारे बच्चों 12 है, तो 12 कर दो। और बच्चों स्मॉल आर का मान 0.4 है। देखो दशमलव हटाते हैं तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए। अब काट देंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 30 एम्पियर आपका आंसर हो गया अधिकतम धारा। देखो 2 मिनट का भी समय नहीं लगा और आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। देखो बच्चों कोई भी प्रश्न कठिन नहीं रहता, बशर्ते उसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस। यदि थोड़ा सा भी आप लोगों ने दिमाग लगा लिया तो आसानी से उसको आप कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है अपना 3 ओम है बच्चों, ठीक है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित करके यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर निकालना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग हल करते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे। हल करते समय आप लोग भाई ध्यान रखेंगे दिया क्या क्या है बच्चों। जैसे दिया है विद्युत वाहक बल, ई का मान कितना है बच्चों, ई का मान है 10 वोल्ट, ओके 10 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध अपना बच्चों 3 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है 0.3 है बच्चों, 0.3 नहीं है 3 ओम है, ठीक है 3 ओम है। और क्या दिया है, और दिया है बच्चों आप लोगों का परिपथ में धारा का मान दिया है। धारा का मान आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर है, ठीक। अच्छा अभी आपको मैंने बताया कि चूंकि आई और ई में संबंध तो ई बटा स्मॉल आर धन कैपिटल आर, या बच्चों मुझे इसका पक्षांतर करके जब कैपिटल आर निकालना होगा तो इस पूरे को पक्षांतर करूंगा, फिर कैपिटल आर बराबर इसका संबंध आएगा, आई इधर आएगा, ई बटा बच्चों आई हो जाएगा, ये पूरा इधर जाएगा, फिर स्मॉल आर को पक्षांतर कर देंगे, ये संबंध आ गया। ये आप लोगों को मैंने थ्योरम कराया है और नहीं किए हो आप लोग, इसलिए तो कहता हूँ कि जो बच्चे क्रम से पढ़ाई कर रहे हैं है ना, हमने हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप लोगों को ये थ्योरम हमने कराया है। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो, है ना। ई का मान कितना है 10 वोल्ट है ना। इसके बाद बच्चों आई का मान कितना है 0.5 एम्पियर है, और बच्चों आर का मान है कितना है 3 ओम है। आप लोगों को एम्पियर लिखना है एम्पियर लिख सकते हो, ओम लिखना है ओम लिख सकते हो, यहाँ भी ओम लिख सकते हो। अब कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, जब इसको काटेंगे दशमलव कांड ऊपर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा बटे 5 एम्पियर, दशमलव हटा दिया यहाँ पर 3 ओम हो जाएगा। जब इसको काटोगे बच्चों तो 20 पंचे 100 तो 20 हो जाएगा, 3 ओम हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 ओम हो जाएगा। तो अपना पहला आंसर आ गया क्या बच्चों, आर का मान। किसका मान आ गया, आर का मान। ये हम लोगों का पहला टास्क था। दूसरा टास्क है बच्चों है ना टर्मिनल वोल्टता,
क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टता। अच्छा, ओम के नियम से आप लोग बता सकते हो V बराबर कितना होता है IR, V बराबर कितना होता है IR। तो V बराबर I का मान तो हमारे पास पता है 0.5 एम्पियर इंटू A, अब इतना बच्चों इतना ओम, इसका यदि गुणा करोगे 17×85 यानी 8.5 वोल्ट हो जाएगा आंसर। यही दो चीज़ पूछा था बच्चों, तो एक आपने निकाल दिया क्या, प्रतिरोध, और दूसरा आपने टर्मिनल विभवांतर। बताओ यार, किसी से यदि कोई दिक्कत हो तो बता दो, बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं रहता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस, देखना बच्चों हल करेंगे, बढ़िया है, चौचक है, आप लोगों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 पर पहुंच चुके हैं बच्चों, हल करने जा रहे हैं हम लोग। देखिएगा, कमरे के ताप पर सबसे पहले तापमान दे के रखा बच्चों, ताप यानी टी स्टैंडर्ड मान कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, ओके सर, है ना। पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध भी दिया है बच्चों, यानी प्रारंभिक स्थिति में अपना R0 ये दे के रखा है, कितना है देखो जरा 100 ओम है बच्चों, 100 शुरुआत में अपना 100 ओम है, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध इतना हो जाए, यानी बढ़ जाए, यानी R पहले से स्टार्टिंग में इतना था, अब इसका मान बढ़ गया, तो ये अपना ये हो गया बच्चों 117 ओम हो गया। तो अवयव का ताप क्या होगा, इस स्थिति में अवयव का ताप क्या हो, जबकि ताप गुणांक अल्फा का मान देके रखा है, अल्फा का मान देके रखा है, ताप गुणांक 1.70 इंटू 10⁻⁴ सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो गया। अब हमें T बराबर निकालना है। अब इसके लिए एक फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, NCERT का भी है भैया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसे आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। T0 प्लस बच्चों हम बात करते हैं T टॉप पर, ये हमारा बढ़ गया तो RT हो गया, तो इसको हम RT माइनस R0 डिवाइड बाय बच्चों R0 अल्फा, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और इसी से हम इसको पक्षांतर करके R का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, RT का मान भी निकाल सकते हैं, RT0 का भी मान निकाल सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हो। तो T0 का वैल्यू कितना है, यानी अपना प्रारंभिक ताप कितना था 27 है बच्चों। RT इसका मान कितना अपने पास 117 है, 117 ओम है, में 100 ओम को हम क्या करेंगे घटाएंगे, और फिर बच्चों अपन R यानी प्रारंभिक है 100 ओम है, ठीक है, इंटू में अपना 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 117 में ये घट जाएगा बच्चों, तो अपना 17 ओम हो जाएगा। इसको गुणा कर दे बच्चों, तो ये अपना हो जाएगा 170 × 10⁻⁴, ठीक है, ओम सेंटी डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। चलो अब बच्चों इससे काटोगे तो नीचे 10 हो जाएगा, इसको इससे आप इससे गुणा करोगे 10⁻³ बचेगा, ऊपर चला जाएगा बच्चों, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस ये ऊपर चला जाएगा, तो अपना आ जाएगा 10⁻³ ओम से ओम कट गया, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये इन्वर्स से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हट जाता बच्चों। 10⁻³ मतलब 1000, यानी बच्चों ये अपना 27 था ना सर, ये 27 था, तो 1027 आ गया अपना तापमान, ठीक, आंसर आ गया। देखो भाई, यदि फार्मूला बन रहा है तो उसका सल्यूशन आसानी से बनेगा, और यदि किसी से फार्मूला ही नहीं बन रहा है, किसी से फार्मूला ही जनरेट करते नहीं बन रहा, तो फिर उससे कभी भी नहीं बन सकता, ये लिखित प्रमाण है। अगला प्रश्न पे बच्चों, 15 मीटर लंबे 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार का उपेक्षणी धारा प्रवाहित की जाती है। तो 15 मीटर लंबे क्या क्या दिया है, सबसे पहले आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या दिया बच्चों, लंबाई दे के रखा है, लंबाई कितना है ना, हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। L का मान कितना है बच्चों, L का मान है 15 मीटर, क्या है बच्चों 15 मीटर, ठीक है सर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे के रखा है, A का मान कितना है, देखो जरा 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ओके सर। प्रतिरोध दे के रखा है, R बराबर 5.0 ओम दे के रखा है। प्रायोगिक प्रतिरोधकता कितना होगा, अच्छा प्रतिरोधकता रो बराबर होता है सर RA/L, R का मान कितना है सर 5, ठीक है, A का मान कितना है 6.0 × 10⁻⁷, ठीक है, और L का मान कितना है 15, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 दूना 6,
2.0 कितना आ गया आंसर 2.0 गुणे 10 घात -7। अच्छा, प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, ओम मीटर आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो फिर कट जाएगा बच्चों, तो अपना ओम मीटर ही आएगा। इतना छोटा सा सवाल है। देखो एनसीईआरटी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल का क्वेश्चन नहीं आता है जितना आप लोग डर जाते हो कि सर इतना कठिन आने वाला है इस बार कि हमको समझ में नहीं आएगा, हमसे बनेगा नहीं। यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों को एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था बताओगे आप लोग? टी बराबर कितना मैंने बताया था? प्लस आर टी माइनस आर नॉट अपान आर नॉट अल्फ़ा। इससे यदि मैं कह दूं अल्फ़ा का मान निकालना चाहता हूं, अल्फ़ा का मान, तो इसको बच्चों अल्फ़ा का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। सही है ना? हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपान आर नॉट अल्फ़ा। अब बच्चों अल्फ़ा का निकाला, अल्फ़ा को इधर ले जाओ, बाकी को इधर ले आओ, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट अपान ये बच्चों अपना आर नॉट और टी माइनस टी नॉट। ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अल्फ़ा का मान निकालना है तो हाँ सर ये हो जाएगा, इससे हम इससे निकाल सकते हैं। अब वही यहाँ पे लगने वाला है कि सिल्वर के किसी तार का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध इतना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, मतलब टी नॉट पर इतना है और टी पर बच्चों अपना इतना है, ठीक है। तो फिर ताप गुणांक निकालना है। कंडीशन दे के रखा है, 2 कंडीशन दिया है और 2 कंडीशन में हम आसानी से कर पाएंगे। देखना बच्चों, देखना क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। सबसे पहले आप लोग ये लगाओ कि भाई पहले कितना था बच्चों, स्टार्टिंग में अपना कितना है, यानी फिर ताप बढ़ा दिए तो बच्चों टी नॉट कितना है, यानी प्रारंभिक तापमान है 27.5 डिग्री सेल्सियस और टी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था? 2.1 ओम। फिर बच्चों आर टी टेम्परेचर पर कितना हो गया अपना? तो 2.7 ओम। ये क्वेश्चन दे के रखा है और हमने आपको बताया कि प्यारे बच्चों आप लोग अल्फ़ा का मान निकालना चाहते हो, प्रतिरोधकता ताप गुणांक यहाँ पर पूछा है ना, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, तो हमें अल्फ़ा बराबर निकालना है। तो हमने एक फॉर्मेट अभी जनरेट कर दिया कि आर टी माइनस आर नॉट, ठीक, फिर अल्फ़ा टी प्रारंभिक तापमान कितना था टी नॉट, नहीं टी माइनस टी नॉट, ठीक है। या 1 2 भी आप कर सकते हो कि पहले कितना था बाद में कितना हो गया, तो आप लोगों का उतना ही आंसर आएगा, परेशान मत होना। अब बच्चों 2.7 माइनस 2.1 हो जाएगा, है ना। फिर बच्चों अल्फ़ा का मान हमें यहाँ पे आर नॉट है, आर नॉट का मान हमें पता है 2.1 यानी प्रारंभिक है बच्चों। टी में अपना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और 27.5 को घटा देंगे। इसको कैलकुलेशन करना है, 2.1 घटेगा बच्चों तो 0.6 आ जाएगा, 2.1 रहने दो, इसको घटा दो 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों, 27 घटेगा तो अपना लगभग ये 72.5 आ जाएगा। अब इसको अपन थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, है ना। कैलकुलेट आसान नहीं है ना, लेकिन कैलकुलेट कठिन भी नहीं है। अब बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 दूना मतलब 154 के आसपास, 152, 71 दूना, है ना, तो लगभग इसका आने वाला है 152.25 डिग्री सेल्सियस। इसको कैलकुलेट करना है बच्चों। अब इसको भाग दोगे, भाग कैसे दोगे? जैसे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, ये दशमलव से दशमलव एक कट गया, एक 0 लग जाएगा ऊपर और 152.25 आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से इसका भाग देंगे, फिर अपन इसको भाग देंगे तो लगभग जानते हो कितना आएगा, 0. जैसे भाई 1 2 3 0 बढ़ेंगे बच्चों, तो 1 दशमलव हो गया, 2 0, फिर ये 15 3 45, क्योंकि 152 है, 15 चौको 60 डायरेक्ट जाएगा नहीं, तिक्के से जाएगा, फिर बच्चों 9 से जाएगा लगभग। ऐसा हम तो लोग लॉजिक लगा के काम करते हैं, क्योंकि देखो बच्चों 3 अंक है, क्योंकि 2 अंक से 2 अंक में भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ 5 अंक है तो 1 दशमलव लगाएंगे, 1 अंक और हो जाएगा, लेकिन 2 बच्चे के 2 0 लगा दो, फिर 15 का भाग देंगे तो 34 जाएगा 60, लेकिन इसके कारण 60 से डायरेक्ट पूरा आएगा नहीं, तो अपना तिक्के से करेंगे। समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक है,
समझ में आई बात? हाँ बाबूजी, ये 5 क्वेश्चन हुए अभी अपने। अगला प्रश्न बच्चों मज़ा आने वाला है, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को जो मैंने बताया ये फार्मूला, इसी फार्मूले से आंसर लाएंगे। आप लोगों को बच्चों मैंने बताया ये फार्मूला इसी फार्मूले से अपन को आंसर लाना है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और मज़ा आएगा, लेकिन आप लोगों को समय देना होगा। चलिए, नाइक्रोम का एक तापन का अवयव है बच्चों, है ना, जो यहाँ पर बच्चों यदि बोल के रखा है 6 नंबर में देखिएगा कि तापन का अवयव V बराबर अपना बच्चों 230 वोल्ट, ठीक है, सप्लाई देता है और बोलता है कि 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा, मतलब I1 बराबर अपना है 3.2 एम्पियर। ठीक, तो यदि हम बच्चों प्रतिरोध हम निकाल लें R1 निकाल लें बच्चों, तो कितना हो जाएगा? V बटा I1 होता है, सही है सर, यानी 230 बटा 3.2। यदि इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? लगभग 32 हो जाएगा, 3 सते 21, है ना, फिर बच्चों 3 एक कम 3, लगभग इतना आने वाला है। ठीक है, आप लोग भाग करके देख लेना, भाग ना बने तो दशमलव ऊपर कर देना, दशमलव ऊपर करने यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 2300 बटे 32, 2300 में 32 का भाग देना बच्चों, इतना आएगा। ठीक है, वाह। अब देखना बच्चों, प्रारंभिक धारा लेता कुछ सेकेंड बाद, यानी समय के बाद बच्चों बोला है कि 2.8 एम्पियर हो जाता है, मतलब I2 का मान बदल जाता है। I2 बराबर कितना हो जाता है? 2.8 एम्पियर। तो R2 का मान भी बदल जाएगा, V बटा अपना I2, यानी 230 बटा 2.8। फिर मेरे बच्चों 0 ऊपर ले जाओगे, 2300 में 28 का भाग दोगे तो लगभग 8 से जाएगा, दुक्के से इतना आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा भाग करना पड़ेगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, भाग करना सीखो। यदि भाग नहीं बन रहा है तो फिर आप लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब R1 R2 दे के रखा है, और बच्चों अल्फ़ा का मान भी दे के रखा है। देखो 1.70 गुणे 10 का घात -4, ठीक है, ये दे के रखेगा बच्चों, या तो ज्ञात करना रहेगा या तो दे के रखेगा। अब हमने आप लोगों को बताया कि प्यारे बच्चों, जैसे मैं बात करता हूँ कि T2 निकालना है, तो प्रारंभिक T1, ठीक है, प्लस R2 माइनस R1 अपान R1 और अल्फ़ा होता है। अच्छा सर, इस तरह आपने नहीं बताया था सर, आपने तो ये बताया था कि T बराबर T0 धन, फिर बच्चों आपका RT यानी T टेम्परेचर पर, यानी इस T टेम्परेचर पर, माइनस R0 अपान R0 अल्फ़ा। तो वही चीज़ है ना बच्चों, प्रारंभिक को 0 से, यहाँ 1 से, और द्वितीयक को 2 से रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करो कितना आता है बच्चा। ठीक है, T2 का मान अपने पास कितना है, निकालना है, T2 का मान हमको निकालना है। T1 का मान कितना है अपने पास? T1 का मान पता है क्या? टेम्परेचर, जी हाँ, 27 डिग्री सेल्सियस, 27.0 डिग्री सेल्सियस, प्लस R2 का मान पता है, हाँ R2 का मान है 82.14 ओम, और R1 का मान 71.88 ओम, डिवाइड बाय 71.88 ओम इंटू किसका मान रखेंगे? अल्फ़ा का मान 1.70 10⁻⁴। इसका कैलकुलेशन जो बच्चा कर लिया वो महाराजा है, और जो कैलकुलेशन नहीं कर पाया उसकी कहानी ख़त्म है। देखो बच्चों, इसको घटाएंगे, 4 में 8 घटेगा 6 आएगा, यानी 14 में 8, हासिल 1 हो जाएगा 9, 11 में 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर हासिल 1 आ जाएगा 1, 2 में 2 जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, और फिर अपना हो जाएगा 1। यहाँ पर तो इतना आया। इसका गुणा भाग करना बहुत कठिन है भाई, गुणा भाग करना यार। ठीक है, 17 × 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 126, 17 अट्ठे 128, ठीक है, 17 अट्ठे 136 होता है सर, 136 की 6 हासिल 13 है, 17 अट्ठे 136, 36 3 39, 49 की 9 हासिल 4, 17 1 कम 17 है, 17 है और 14 कितना हो जाएगा? 14 28,
28 4 32 की 2 हासिल 3 17 7 119 है ना, हासिल 1 हो जाएगा 1, और फिर बच्चों 17 7 119 3 22 122 हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा, और 1 2 यहाँ 0 लगा दो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, 4 ये और 1 2 3 4 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतना होगा बच्चों, ये 1 आएगा यहाँ पे। अब इसको भाग देना यार, ये बच्चों 12 का भाग दोगे 10 से तो नहीं जाएगा, है ना, तो 12 का भाग दो कि भैया लगभग 100 में भाग दोगे तो 12 8 96, 8 से जाएगा, है ना। अब कहोगे सर दशमलव कैसे हटाएंगे? दशमलव हटाने का तरीका है, दशमलव हटाने का तरीका जैसे बच्चों दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो ऊपर, जैसे मान लीजिए 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ तो ख़त्म, 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ा दो ऊपर। इन जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है ना, यदि काम करो 10 16 कर दिए, नीचे अपन करते हैं बस ऐसे कर दो 12 21 960, ठीक है। तो जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितने भी अंक हैं उतने जीरो ऊपर बढ़ा दो। यहाँ पर बच्चों जितने अंक थे उतने जीरो नीचे बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो बच्चों 1 जीरो और 3 जीरो काट दो तो 10 घाते आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, 10 घाते 5 हो जाएगा, यानी 10 16 ये प्लस में है, और 1 2 3 4 5 भागे 12 21 9 96। अब बच्चों हम मान के चलते हैं कि 12 का भाग दे रहे हैं ना, तो 8 से जाएगा 3 9.6 इतना आएगा बच्चों, आप कैलकुलेट कर लेना। और जब जोड़ोगे तो 866 आ जाएगा 0.6 डिग्री सेल्सियस। आ सकता है पेपर में, ये नहीं है कि नहीं आ सकता। कठिन कैलकुलेशन है तो क्या हुआ, कैलकुलेशन कठिन है तो क्या हुआ, एग्जाम में आने की बात है ना, बिल्कुल आ सकता है, एग्जाम में आने की बात है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ना तो डरने की बात है कि नहीं आएगा। क्वेश्चन आ सकता है भाई एग्जाम में, समझ रहे हो बबुआ? ठीक है चचा बच्चा, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन खतरनाक है और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों मेरे हिसाब से देखो 10/5 और 5/10 सेतु संतुलन की स्थिति में नहीं है। पहली बात 10/5 और 5/10 बराबर नहीं है, इसलिए एक जटिल प्रक्रिया है। इतना लंबा एमपी बोर्ड में नहीं पूछेगा भाई, इतना लंबा एमपी बोर्ड में नहीं पूछेगा, इसलिए इस पे अभी समय बर्बाद ना करें। एग्जाम पास में इसमें बहुत लंबा I1 I2 I3 I4 लगाना पड़ेगा बच्चों, फिर किरचॉफ के बंद परिपथ का नियम लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे रूल्स हमें इसमें फॉलो करने पड़ेंगे, एक नहीं बहुत सारे रूल्स। तो इसके लिए हमको लंबा समय चाहिए और इसके लिए बच्चों अभी क्वेश्चन एग्जाम में संभव नहीं हो सकता। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है, श्रेणी में इतना प्रतिरोध का उपयोगी 120 वोल्ट डीसी स्रोत चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में संबंध का प्रयास का उद्देश्य क्या उद्देश्य? ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो बच्चों सबसे पहले हल करते हैं। क्या बोला है? टर्मिनल वोल्टता क्या निकालना है ना, और वोल्टता निकालना बच्चों, तो इसके लिए हमको वोल्टता के लिए धारा निकालना पड़ेगा। टर्मिनल वोल्टता भी बराबर होता है कितना? विद्युत वाहक बल है धन IR। ये आप लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालते हो। तो हमारे पास E का मान है 8 वोल्ट, I का मान पता नहीं है और R का मान भी पता है, आंतरिक प्रतिरोध भी पता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? I का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। I का जो फॉर्मेट है बोला है बच्चों बी, यानी बाहर से जो वोल्टता दी जाती है 120 वोल्ट, यानी बाहर से जो वोल्टता है कितनी है? बाहर से वोल्टता है, और विद्युत वाहक बल कितना है ना, इसका परिणामी विद्युत वाहक बल आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस, और बच्चों कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये फॉर्मेट लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। अब बच्चों यहाँ पे I का मान निकालना है, तो ये बाहर से जो वोल्टेज दी जाती है वो 120 है, अंदर वाली 8 है बच्चों, और कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध आपका 15.5 है, आंतरिक प्रतिरोध अपना 0.5 है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 घटेगा तो अपना 112 आ जाएगा,
और ये 16 आ जाएगा, है ना। 16 का भाग जो 16 पंचे 80, 16 छः 96, 16 सत्ते 112, 7 एम्पियर आ गया। अब V बराबर निकालना है E प्लस आई आर, E प्लस आई आर। तो E का मान कितना है, आई आर स्मॉल r होता है सर, ये गलत कर दिया आपने, गलत कर दिया, E प्लस स्मॉल आई आर होता है, ठीक है। तो E का मान है 8 और धारा का मान है 7, r स्मॉल r का मान है 0.5, ठीक है। तो 7 पन्ना 35, 3.5 यानी बच्चों 11.5 वोल्ट आ गया, खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ गया बबुआ, आंसर आ गया, आंसर आ गया बबुआ, आंसर आ गया बबुआ जी, आंसर आ गया, आंसर आ गया। बोला है कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है बच्चों। देखो, चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम संबद्ध करने का उद्देश्य है परिपथ में होने वाली अत्यधिक धारा को सीमित करना, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारा का मान थोड़ा सा कम हो जाता है, यही चीज़ है, ताकि नुकसान होने से बचाया जा सके, ठीक। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तात्पर्य यह है कि धारा का मान कम हो सके और परिपथ को खतरे से बचाया जा सके। अब प्रश्न देखो बच्चों, अगला है उदाहरण 3.1 लेकर चलना है, मैं 8.5 उदाहरण लेकर चलना है। अभी हमारे पास वो पेज नहीं है, चलो कोई बात। 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब आकलन किया गया है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे दूसरे सिरे से अपवाह यानी अनुगमन वेग करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, समय निकालना है। अच्छा, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, धारा का मान दिया है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग देखो क्या क्या दिया है, धारा का मान दिया है, धारा का मान दिया है बच्चों, ठीक है, कितना है 3.0 एम्पियर, ठीक। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है 2.0 × 10⁻⁻6, ये अपना दिया है ना, मीटर स्क्वायर, ये भी दिया है। और बच्चों लंबाई दे के रखा है, लंबाई लंबाई दिया है 3 मीटर, ठीक। हमें निकालना क्या है, कितना समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं। भी क्या क्या दिया है पहले ये समझो। आयतन भी दिया है 8.5 10⁻28 मीटर क्यूब आकलन किया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.5 × 10⁻28 मीटर, है ना, क्यूब दिया बच्चों, जो भी दिया रहे वही लिख दो। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक। मुझे समय निकालना है। अच्छा, आप लोगों ने धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा होगा, NEAVD, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अनुगमन वेग बराबर कितना हो जाएगा, I/NEA, ठीक है बच्चों। क्योंकि समय निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए पहले अनुगमन वेग निकालना पड़ेगा। I का मान कितना है 3.0 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 8.5 × 10⁻28, ठीक है, गुणे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। बच्चों क्षेत्रफल का मान दे के रखा है 2.0 × 10⁻6। 3.0 रहने दो बच्चों। देखना, यदि आपसे कह दूं कि 16 पंचे 80, 16 अट्ठे 128, 16 नहीं 144, 16 अट्ठे 128 और 80 में बच्चों 8 हासिल जोड़ दो, 16 अट्ठे 128, 28 136 हो जाएगा, 136.2 अंक के पहले तो यहाँ ऐसा लग जाएगा। फिर पहले बच्चों 2 का गुणा करेंगे, 2.0 रहने दो। देखो भैया 28 है तो 10⁻28 कर दो और माइनस माइनस जोड़ दो तो 10⁻−25 हो जाएगा। अब बच्चों इसको गुणा करेंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 दशमलव लगा दो, 2 तिहाई 6 1 7, 2 1 कम 2, ठीक है, इंटू इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों 10⁻³ आएगा, ऊपर 3.0 है ये, ठीक है। अब बच्चों इसको जब हम भाग करेंगे तो यदि ऊपर ले जाएं, दशमलव से दशमलव हटा दें
तो ये 30 हो जाएगा और 272 1 2 3 0 ऊपर हो जाएगा। अब भाग बच्चों एकम से जाएगा, लगभग 272 का दुनिया पढ़ोगे 300 में तो एकम से जाएगा बच्चों, ठीक है, एकम से जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, एक भाग चला जाएगा ना। एक काम करते हैं, इसका भाग करते हैं। इसका भाग करोगे बच्चों लगभग कितना आएगा, तो इसका करेंगे 1.103 × 10 घाते -4 आता है, ठीक है। ये अपना अनुगमन वेग आ जाता है बच्चों। अब टाइम निकालना है तो दूरी बटे अनुगमन वेग। दूरी कितना बच्चों 3 मीटर और इसको 1.103 × 10 घाते -4 ऊपर चला जाएगा बच्चों तो +4 हो जाएगा, है ना। या कि ऐसा भी कर सकते हो, 4 जाएगा तो उतना वही कितना हो जाएगा 1 2 3 4, फिर वही भाग आ जाएगा, फिर वही भाग आ जाएगा, है ना, फिर वही भाग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो वही लंबा चौड़ा कहानी आएगा 0.103, है ना। तो इसका लगभग आंसर आएगा बच्चों 27,198.55 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आंसर आएगा। सेकेंड को मिनट में बदलोगे तो 3600 का भाग देना पड़ेगा। जब 3600 का भाग देंगे तो टाइम निकल कर आ जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको भाग करना है तो लंबा समय, इसको भाग करने में लंबा समय लग जाता है, लेकिन यदि तरीका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। तो अपन ने जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, भैया ये भी क्वेश्चन अपना सरल है, तो ऐसे सरल ही क्वेश्चन पूछेंगे। इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप लोग वहीं पे घूमते रह जाओ। तो एकदम थोड़ा सा सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक में आप देख लो रिकॉर्ड है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, फंसाने वाला नहीं रहता। तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना आज का लेक्चर। जो आपको सरल लगे उनको पढ़ना और जो कठिन लगे उसको छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम आपके पास कम है, समय कम है। तो भैया जो कठिन लगे तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।